हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे के 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको आप लोगों ने किया होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका रिवीजन। तो बार बार मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करते रहो और चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। जितना भी टाइम बचा है आपके एग्जाम में, ना तो ज़्यादा टाइम बचा है और ना ही कम है। बिल्कुल एक एवरेज, एक मॉडरेट टाइम है, और एक सीरियस और एक आइडियल स्टूडेंट की तैयारी के लिए मैं कहूँगा सफिशिएंट टाइम है। कई बार क्या होता है कि हम लोग लेट तैयारी में जुड़ते हैं और एग्जाम में 15 दिन 20 दिन बचे हैं और सडनली हमारे दिमाग का जो एनलाइटमेंट है वो बत्ती जलती है। हमें लगता है कि यार काश हमें थोड़ा समय और मिल जाता तो हम और अच्छा कर लेते। तो जो काश थोड़ा समय और मिल जाता ना, वो थोड़ा समय आपका अब चल रहा है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ये होमवर्क क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ग नहीं है? देखो, ये चारों नंबर जो आपको दिए हुए हैं इनके लास्ट में 25 है। इनके लास्ट में क्या है? 25। अब होता क्या है, जब भी कोई नंबर दे रखा हो और उसके लास्ट में 25 हो, तो एक ट्रिक होती है उसको उसका वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या होती है? एक फॉर्मेट बनाना होता है हमें, ए गुणा बी और इस फॉर्मेट में बनाना होता है, A×B×25। ऐसे फॉर्मेट में हमें बनाना होता है, इस फॉर्मेट में। और फॉर्मेट क्या है कि जहां पर ए और बी का जो डिफरेंस है ना, ए और बी का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। ए और बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? ए और बी का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आप जरा मुझे बताएंगे बच्चे कि ऐसी कोई संख्या बन रही है क्या कि लास्ट के दो डिजिट तो 25 को तो अलग कर दो, हमें इन दो डिजिट से मतलब है 56, 72, 36 और 90। 56, 72, 36 और 90, जहां भी ये फॉर्मेट बन रहा होगा वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। जहां ये फॉर्मेट नहीं बन रहा होगा वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये फॉर्मेट देख लो बस। तो सबके लास्ट में तो 25 है। क्या 56 को आप लिख सकते हो 7 या 2 56, 8 और 7 का डिफरेंस 1, ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 72 को आप लिख सकते हो 8 9 72, 9 और 8 का डिफरेंस भी 1 है। क्या 90 को आप लिख सकते हो 9 धाम 90, 10 और 9 का डिफरेंस भी 1 है। लेकिन 36 को हम ऐसी दो संख्या में नहीं तोड़ सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। भाई 4 नाम 36 होता है, लेकिन 4 और 9 का डिफरेंस 1 नहीं है। तो आपसे वही पूछा है कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेट तैयार कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट और पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल गर्मा गर्म यूपीएसआई का पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब बताएंगे बच्चे। 20 सवाल और आपका स्कोर लास्ट में देखा जाएगा। कह रहा है 55 मजदूर की एक टीम 36 दिन में एक पुल बना सकती है, तो 10 मजदूर को पुल बनाने में कितना समय लगेगा? ये यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? M1D1 बराबर M2D2। M1D1 बराबर M2D2। तो 55 मजदूर हैं, 36 दिन में बना सकते हैं। 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 11, 2 से जाएगा 18, और 18 की 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 198। कितना आ जाएगा बच्चा? 198। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ये सवाल देखिए। सवाल है, एक आदमी ने 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलाकर 80,000 में खरीदी। कह रहा है घोड़े को 10% लाभ और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है? देखो, ये मैंने रामायण सीरीज में भी आपको क्लास कराई है, और क्लास में भी मैं अक्सर पढ़ाता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस का या तो अनुपात दिया हो क्रय मूल्य का, या क्रय मूल्य टोटल दोनों वस्तुओं का मिलाकर दिया हो जो कि इसमें दिया हुआ है, या फिर अलग अलग दिया हो,
और दूसरी बात कि उस सवाल में विक्रय मूल्य का कोई जिक्र ना हो, जैसे विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य 3 गुना है, इस तरह की बात का जिक्र ना हो, तो हम सवाल में एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। सवाल ने क्या बोला, दोनों वस्तुओं को मिलाकर 80,000 में खरीदा, घोड़ा और गाड़ी को। अब कह रहा है कि घोड़े को 10% लाभ पर, गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगा दो और आपका जवाब आपके सामने होगा। भैया हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स को 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्लस में रखना है, और गाड़ी को 5% हानि तो माइनस में रखना है, और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 1% का तो प्लस में रखना है। नीचे का रेशियो बना दो, 10 में से 1 गया 9, और 1 में से 5 जाएगा वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। बच्चे नीचे जो अनुपात बनेगा ना, वो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का बनता है। जब भी हम एलिगेशन मेथड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर लगाते हैं, तो नीचे का रेशियो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का बनता है। तो यहां बड़े में से छोटा घटाया, 1 में से घटाया माइनस का 5, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 5 6 हो गया, और 10 में से 1 गया 9, रेशियो आ गया 2 और 3 का। क्रय मूल्य कितना है, 80,000, तो हम कहेंगे 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000। तो आपसे क्या पूछ रहा है, घोड़े की लागत मूल्य, वो तो 2 यूनिट है, तो 2 गुणा 16,000, कितना जवाब आएगा बच्चा, 32,000 का घोड़ा है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है सभी का। कह रहा दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:5 है, 6 साल के बाद उनका रेशियो 3:2 हो जाएगा, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया कि भैया दो व्यक्तियों की आयु का रेशियो वर्तमान में कितना है, 9:5, और हमसे पूछा भी वर्तमान आयु दोनों की अलग अलग है। और यूपीएसआई का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जब हमें अनुपात दिया हुआ है और हमसे आयु भी अलग अलग पूछ रहा है, तो क्या हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 9 और 5 के रेशियो में होना चाहिए, जो सही ऑप्शन है। और हमें सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, हमें उन 3 गलत ऑप्शन को हटाना है जिनमें अनुपात 9:5 का नहीं होगा, उस गलत ऑप्शन को हमें उठा के अलग करना है। तो क्या 12 और 8 का अनुपात कभी 9:5 हो सकता है, करके देखो अपनी कॉपी में, ये 9 से कटेगा ही नहीं। क्या 10 8 का हो सकता है, नहीं। क्या 14 9 का हो सकता है, कभी नहीं, ये 14 हमारा 9 से कटेगा ही नहीं। 3 ऑप्शन आपने हटाए, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, और आपका जवाब ऑप्शन सी आ जाता। फिर भी आप इसे क्रॉस मेथड से करना चाहते हैं तो कर लो। भाई वर्तमान रेशियो 9:5 का है, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3:2, तो वर्तमान और 6 साल में कितना डिफरेंस होता है, भाई वर्तमान और 6 साल बाद का डिफरेंस 6 साल ही होगा सर, दोनों तरफ 6 6 लिख दो। आप कहेंगे 9 दूनी 18, 5 तिया 15, डिफरेंस कितना आ गया 3 का, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, डिफरेंस कितना आ गया 6 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6, तो भैया 9 यूनिट की वैल्यू 9 दूनी 18 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10, तो भैया उनकी वर्तमान आयु 18 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ू, पाइप एक्स टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला गया और पाइप एक्स को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अल्टरनेट डेज का ये क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज का, बताइए क्या जवाब होगा आपका। भैया पाइप एक्स 9 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई 21 घंटे में भर सकता है। कोई बताएगा 9 और 21 का एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 21। आप कहेंगे हाँ जी सर, 9 और 21 का एलसीएम होता है 63। भाई 21 तिया 63, 9 सत्तू 63।
अब ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि उन्हें एक एक घंटे के लिए खोला गया और पहले खोला गया है पाइप एक्स को, तो कहानी की शुरुआत किससे होगी? एक्स से। तो भैया पहले एक्स ने एक घंटे काम किया, कितना काम कर दिया? जितनी उसकी क्षमता है। फिर वाई आया, उसने एक घंटे काम किया, जितनी वाई की क्षमता है। फिर एक्स आएगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई। तो हम कहेंगे एक साइकिल जो बनेगी वो 2 घंटे की बनेगी। एक साइकिल कितने की बनी? 2 घंटे की। और काम कितना हो गया? 10 यूनिट। यानी कि बच्चे हम कहेंगे कि हर 2 घंटे में, मैंने क्या बोला? हर 2 घंटे में 10 यूनिट काम होता चला जाएगा। अब आप इस 10 की गुणा करते करते 63 के पास जाओ, तो हम कहेंगे 10 छिक्के 60, तो इधर भी 6 से गुणा कर दो। तो 12 घंटे में कितना काम हो गया? 60। 12 घंटे में कितना काम हो गया? 60। हमें 63 करवाना है, यानी कि 12 घंटे से तो ज्यादा लगेंगे। हमारी जो एक नजर है ना, वो ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए जब भी आप सवाल कर रहे हो। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं क्योंकि बहुत आसान आपकी चीजें कई बार हो जाती हैं। देखो, 12 घंटे में कितना काम हुआ? 60। हमें कितना कराना है? 63। लेकिन हमें पता है कि 12 घंटे में तो 60 ही हुआ, अभी 12 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। तो 12 घंटे से ज्यादा 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, एक ही ऑप्शन बचा, आपको सॉल्व भी नहीं करना। इस कदर आपके क्वेश्चन कई बार आसान आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो ये देखो, 63 करवाना है, 60 हो चुका है, तो कितना काम और कराना है? अभी 3। अब कौन काम करने? कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी, एक्स ने। तो उसकी क्षमता कितनी है? 7। लेकिन हमें तो 3 करवाना है, यानी कि कम काम करवाना है। तो जितना काम करवाना है वो ऊपर रखो और एक्स की क्षमता को नीचे। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? जोड़ दीजिए, 12+3/7 कहो या 12 सही 3/7 कहो, और 60 और 3 पूरा 63 काम हो गया। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ, इतना करने की जरूरत है नहीं। चले नेक्स्ट, ये सवाल करिए। 5x+3y/5x-3y बटे बराबर 7/3। एक्स वाई का रेशियो बताइए क्या होगा? रामबाण सीरीज, हाँ बिल्कुल, वो ऑल टाइम टॉप है। आप उसे कर लेंगे ना, आपको अंदर से फील आएगा कि यार मैथ्स में मैं भी जो टॉपर्स हैं उनके साथ खड़ा हूं, और शायद मैं भी टॉपर हूं मैथ्स में। वो 25 क्लास की सीरीज आप कर लीजिए धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे 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 10-15 दिन में खत्म कर लीजिए उसे। और फिर उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज इस 40 प्रैक्टिस सेट के बाद करेंगे। अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल में ये खत्म हो जाएगा, मई में करेंगे टॉपिक वाइज 1 शॉट वीडियोस। अच्छा, क्या मैं यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा सकता हूं? क्या मैं यहां पर सीएनडी रूल लगा सकता हूं कि नहीं? सीएनडी रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सेम संख्या ऊपर प्लस में है और वही सेम संख्या नीचे माइनस में है, और बराबर, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5/3 है, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए लिया है 5-3 मैंने, तो a प्लस बी और a माइनस बी, सेम संख्या प्लस सेम संख्या माइनस, तो यहां से मैं a/b निकाल सकता हूं। कैसे? एक बार दोनों संख्या को जोड़ दो, एक बार बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 8/2, यानी कि 4/1, ए और बी। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। क्या यहां पर सीएनडी रूल लगेगा? क्या यहां पर सीएनडी रूल लग सकता है क्या? क्या 5x में 3y जुड़ा हुआ है और 5x में 3y घट रहा है? बिल्कुल लगेगा। तो हम सीधा यहां से कह सकते हैं कि 5x/3y, सीधा हम 5x/3y जैसे यहां पे बोला। तो एक बार जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, और एक बार 7 में से 3 घटा दीजिए, दैट इज 4। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10। ठीक है भैया, 5 से 5 काट दो, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x/y कितना हो गया? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, और यहां तो 2 ही बचेगा। आपका जवाब आ गया, x और y का रेशियो कितना आ गया? 3:2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है।
ओके। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी कि CND रूल हर उस जगह लगेगा जहां पर सेम कंपोनेंट ऊपर प्लस में है और सेम कंपोनेंट नीचे माइनस में है। देखो 5x प्लस 3y, 5x माइनस 3y, जो ऊपर प्लस में था वही नीचे माइनस में है। तो सीधा मैं 5x बटा 3y निकाल सकता हूं। 5 सात में 3 जोड़ूंगा और 7 में से 3 घटा दूंगा। ठीक है, चलो ये बताइए जरा। पोल वोल नहीं लग सकता भैया, मैं स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रीमर नहीं बैठा हुआ है क्लास लाइव कराने के लिए जो पोल लगाएगा। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है, कैसे पोल लगाऊं? या तो ऐसे करो, क्वेश्चन दो, दौड़ के जाके पोल लगाऊं कीबोर्ड से, फिर वापस आऊं, फिर वो पोल हटा के दूसरा पोल टाइप करूं, या तो ऐसे करवा लो मुझसे। ये बताइए जरा, बहुत सारे लोग इसमें सिंपल दिमाग लगाएंगे। सिंपल दिमाग का मतलब है 525 में 175 जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। 525 में से 175 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर इसमें से ये घटाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये होता है सिंपल दिमाग। अब आता है मिनटॉस दिमाग। मिनटॉस दिमाग क्या लगाओगे? आप यहां देखोगे यार, ये किसी ना किसी का फॉर्मूला जरूर बन रहा है। क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो, प्लस करते हो, तो आपको मिलता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को प्रूफ करना होना तो इसका फॉर्मूला लिखना, इसका फॉर्मूला लिखना, काटा पीटी करना, आपको यही मिलेगा। एक फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस किया जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको मिलता है 4ab। किसी को प्रूफ करना हो तो लिखकर काटापीटी करना, आपको यही मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? आप देखो, 525 प्लस 175 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, माइनस 525 माइनस 175 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर, और बटे क्या है ए बी। तो क्या मैं इसको a और इसको b मान लूं? तो मुझे क्या मिल रहा है? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये सेकंड वाला। तो क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? 4ab, और नीचे इसको a और इसको b माना है तो ab से ab गया, आंसर आ गया 4। मिनटॉस तरीका। ओके, अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक आदमी को जो उसी दिशा में कौन सी में? रेलगाड़ी जिधर चल रही है उसी रेलगाड़ी जिधर दौड़ रही है उसी दिशा में आदमी भी चल रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। तो 6 सेकंड में उस व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार बताइए। क्या कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को अगर पार कर रही है, चाहे व्यक्ति खड़ा है चाहे व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है? बताइए सर, धुरंधर देखनी है बेटा। ये मूवीज के काम जो होते हैं ना देखने के, या तो बिल्कुल जो निठल्ले होते हैं ना बेरोजगार, जिन्हें कुछ काम नहीं है, उनके काम होते हैं मूवी देखने के। या फिर जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जिन्हें अब फ्यूचर में बिल्कुल कांस्टेंट चलना है, उनके लिए है। आप जैसे लोगों के लिए मूवीज हॉल थिएटर ये बने ही नहीं है। आप लोग ये जो होते हैं ना एंटरटेनमेंट के पर्पस होते हैं, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बना ही नहीं है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। मान लो अगर माइंड फ्रेश करने के लिए आपने कोई 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी देख भी लेना, तो लोगों का नजरिया पता है क्या होगा? लोगों का नजरिया होगा, देख घर वालों को बेवकूफ बना रहा है पढ़ने का, देख कहाँ मूवी देखता फिर रहा है, पढ़ लिया ये तो, लग लिया ये तो। और मान लो वही मूवी अगर आप सेलेक्ट होने के बाद देखोगे,
तो लोगों का नजरिया क्या होगा? अरे वाह यार, लड़के का स्टैंडर्ड बढ़ गया, देखो कमा रहा है और एंजॉय कर रहा है जीवन को, यार लाइफ हो तो ऐसी हो। सेम सिचुएशन को लोग दो तरीके से देखेंगे। तो आपकी सिचुएशन अभी पहले वाली है, तो मूवी वगैरह आप लोगों के लिए नहीं बनी है, प्लीज। ये डिस्क्लेमर है, आराम से बैठ के चुपचाप पढ़ लो। और रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो रेलगाड़ी लंबाई कितनी है? 120 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता, उसको आर मान लो। अब इधर सेम डायरेक्शन में व्यक्ति भी दौड़ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसे 6 सेकंड में रेलगाड़ी ने पार कर दिया। तो क्या डीएसटी का रूल लगा सकते हो यहां पर? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी 120 मीटर है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में ही हम लेके चल रहे हैं, तो भैया मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना है? 6 सेकंड है। तो बता दो जल्दी से, 6 पंजू 30 होता है और 3 चौकू 12, 4 बार कटेगा। 18 की 4 में गुणा करेंगे तो R-6 इक्वल टू 18 चौक 72, और 6 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 78। आपका जवाब है 78 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। वर्ष 2010 में एक कंपनी के कुल खर्चे को विभिन्न खर्च शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, तथा उनके प्रतिशत वितरण नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाए गए हैं। ठीक है भैया, कि एक कंपनी का खर्चा है, अलग अलग जगह पर होता है, कि भैया आधारभूत पर इतना, परिवहन पर इतना, विज्ञान पर इतना, टैक्स इतना, अनुसंधान और विकास इतना, वेतन सैलरी पर इतना, उधार और ब्याज पर 17.5। और ये सब किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने? सवाल है ये, सवाल है कंपनी के खर्च की कुल राशि, कुल राशि यानी कि टोटल को आपने जोड़ना है। कुल राशि अनुसंधान एवं विकास पर खर्च का कितना गुना है? तो अनुसंधान और विकास कितना है? 5। तो सबसे पहले क्या करो, कुल राशि निकालो टोटल जोड़कर, और अनुसंधान यानी कि 5 यूनिट का कितना मल्टीपल है, ये आपको बताना है। आप सबको जोड़ेंगे, पहले डेसिमल वालों को अलग जोड़ लो। 12.5 और 17.5 कितना होता है? 30। 30 ये हो गया, 20 और 10 30 ये हो गया, 60। 15, 60 और 20 80, 80 और 15 नहीं, एक सेकेंड, 12.5 17.5 30, 30 20 50 10 60, 60 और 20 80, 15 और 5 20, 100 हो गया ये तो। भाई 100 हो गया ना, तो टोटल कितना हो गया? 100। अब आपसे कहता है कि जो ये टोटल खर्चा है ना, ये अनुसंधान और विकास यानी कि 5 यूनिट का कितना गुना है? तो अनुसंधान और विकास पर कितना खर्चा है? 5। तो 5 को मैं कितने से गुणा करूं कि मुझे 100 मिल जाए? 5 को मैं कितने से गुणा करूं कि मुझे 100 मिल जाए? सर 20 से गुणा करोगे, 20 पंजे 100, यानी कि 20 गुना है। कितने गुना है बच्चा? 20 गुना है। 5 का 20 गुना है टोटल खर्चा। बहुत सिंपल था। यदि एक घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। हमने एक दिन एक प्रैक्टिस सेट में शंकु के फॉर्मूले पढ़े, एक में हमने बेलन के पढ़े। आज हम घनाभ के फॉर्मूले में आपको लिखवाने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद मेरा एक ही था, आपको फॉर्मूले रिवाइज कराना। ये होता है घनाभ, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है भाई, इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर जिसको चार दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, वो होता है 2L+B/H। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में LB+BH+LH। और एक होता है बच्चा डायगोनल, दैट इज विकर्ण।
विकर्ण होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और विकर्ण को हम क्या कहते हैं? विकर्ण को हम कहते हैं किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। अब यहां पर हमें क्या पूछा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा मतलब है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है भैया। और यहां पर उसने बोला है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई भी दी हुई है 6, चौड़ाई भी दी हुई है 3, ऊंचाई पूछ ली। तो 2 एल बी कितना हो जाएगा? 6×18, बी एच यानी कि 3H, और एल एच यानी कि 6H, और बराबर किसके है? 108 के। तो 2 से जाएगा 54 बार, ये 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 और 3 9H, 18 54 में से माइनस होगा, 36 बचेगा, और 9 चौको 36। ऊंचाई कितनी आ गई बच्चा? ऊंचाई आ गई 4 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का आ गया? सही आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूले थोड़े से रिवीजन में काम आ जाएंगे। दो संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है। दोनों संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन से कर सकते हो। हाँ भाई, ऐसे क्या देख रहे हो यार, सवाल कर लो भाई साहब। तुम्हें लग रहा है मजाक कर रहा हूं, दिख नहीं रहे हो तुम मुझे, है ना? पकड़ूंगा बेटा एक दिन जरूर। दो संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी के 4 गुने से 46 अधिक है। दोनों संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी का 3 गुना करो, छोटी का 4 गुना करो, डिफरेंस 46 होना चाहिए। ऑप्शन से कर सकते हैं। बड़ी संख्या का 3 गुना करोगे, 3 गुना हो गया 150, और इसका 4 गुना करोगे तो 26 का 4 गुना कितना होता है? 104। ये 3 गुना हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 46। क्या 150 और 104 का डिफरेंस 46 का है? हाँ जी सर, बिल्कुल 46 का है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। भाई छोटी वाली का 4 गुना किया, बड़ी वाली का 3 गुना, तो दोनों का डिफरेंस 46 होना चाहिए। ये ऑप्शन मैच नहीं करता तो बाकी किसी को मैच करते हम। आप ऑप्शन से समीकरण बनाकर जाओगे बिना ऑप्शन के, तो दो संख्याओं का योग आप कहोगे a प्लस बी 76। तो बड़ी संख्या को a मान लो, छोटी संख्या को b मान लो। कितना है? बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 ज्यादा है, तो प्लस का 46। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, ये दो समीकरण सॉल्व कर लेना, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। 44% अंक प्राप्त करने वाले छात्र को उत्तीर्ण अंक से 10 अंक ज्यादा मिलते हैं। तो अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स बताइए क्या होगा? जल्दी से कौन बताएगा इसका जवाब? 30% अंक लाया, 25 अंकों से फेल हो गया। एक तरफ लिखो परसेंट केवल, और एक तरफ लिखो कितने अंकों से फेल या पास हुआ है। तो 25 अंकों से फेल हुआ है तो माइनस का 25, और दूसरा 44% अंक लाया और पासिंग अंक से 10 अंक ज्यादा ले आया, ज्यादा ले आया तो प्लस का 10। दोनों तरफ क्या करो? डिफरेंस ले लो। दोनों तरफ क्या करो बच्चे? अंतर ले लो। तो आप कहोगे सर माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा, तो 25 और 10 का अंतर 35, और 44 में से 30 गया तो 14। तो हम कहेंगे 14% की वैल्यू जो है वो 35 के बराबर है। तो 1% 35/14, तो 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 गुणा 100।
2 से जाएगा 50 बार और 50 की 5 में गुणा करेंगे तो 250। क्या जवाब होगा? 250। दैट इज ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ओके, नेक्स्ट। रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल का 2/5 हिस्सा और दोपहर में 1/5 हिस्सा पिया। उसने कुल, यार ये सवाल पूछा था। अब आप देखो, यूपीएससी ये सवाल मैं जानबूझ के इतना आसान लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए कि पता नहीं क्यों ये एग्जामिनर जब पेपर बनाने बैठते हैं तो क्या सच में ही जूस पी के बैठते हैं। दूसरे वाला 2 स्टार सब इंस्पेक्टर का लेवल है ये, देखो। रंजीत ने सुबह 2/5 हिस्सा पिया, दोपहर में 1/5 पिया। ये रंजीत ही है जिसने पेपर बनाया पक्का, ये शाम को बनाया होगा उसने। कह रहा कितना हिस्सा जूस पिया उसने। दोनों को जोड़ दो, फ्रैक्शन को। 2/5 सुबह पी लिया, पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों पी लिया उसने। 1/5 ये पी लिया, बेस बराबर है तो अंश को जोड़ दो। 2 और 1 3/5 टोटल पिया है उसने। पता नहीं क्या प्राइमरी के टीचर से पेपर बनवाया है, जब पता नहीं इन लोगों ने मेंटेन नहीं रखते यार ये लोग। इस मामले में मैं सीजीएल की तारीफ करूंगा। सीजीएल वाला लेवल बड़ा मेंटेन रहता है, बहुत कोशिश करते हैं वो लोग कि चीजें मेंटेन रहें। पिछले साल का जो लेवल है लगभग वही लेवल हर बार मेंटेन रहे। अभी पिछला यूपीएसआई का पेपर उठा के देखना जरा, और उससे पिछले वाला 2017 वाला पेपर उठा के देखना जरा, और इस बार देख लो। मतलब ये मान के चलो कि ये स्तर था कि जो बच्चा पिछले 1.5 साल से 2 साल से मेहनत कर रहा था और जो बच्चा पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा था, पिछले 3 महीने वाला और पिछले 2 साल वाला दोनों बराबर है। दोनों बराबर हैं। दोनों के नंबर 2 4 ऊपर नीचे ही होंगे, बस इससे ज्यादा और नहीं होगा। तो 2 साल वाला सोच रहा होगा कि यार मैं तो 3 महीने, इतना 2 साल से क्यों दिमाग को घिसा मैंने ऐसे लेवल के लिए। एक जोड़ी जूते का मूल्य 800 रुपए है। 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 612 में बेचा गया। यदि कह दी गई पहली डिस्काउंट 10% की है तो दूसरी डिस्काउंट क्या होगी? भाई अगर मैंने आपसे बोला कि मूल्य कितना है 800 रुपए, अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा? आप कहेंगे 100 में से 10% हटा दो। सर 90%, 100 में से 10% हटा दिया, 90% में बेचा गया है। अब जो दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है, मान लो दूसरा डिस्काउंट D% का है। अब अगर दूसरा डिस्काउंट डी का है तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा? आप कहेंगे सर 100 में से डी हटा दो, तो 100 माइनस डी अपॉन 100, और फाइनली बेचा कितने में गया है? 612 में। फाइनली बेचा कितने में गया है बच्चा? 612 में बेचा गया है। तो आप कहेंगे ओके सर, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 से जाएगा 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। ठीक है भाई, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, और 4 से जाएगा 17 बार, और 5 की गुणा 17 में कर दो, तो 100 माइनस डी बराबर 17 पंजू 85। ये माइनस डी उधर जाएगा, 85 इधर आएगा, तो 100 माइनस 85 कितना आ गया? 15। तो डी कितना आ गया? 15%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1860 और 3.5 वर्ष में 2130 हो जाती है। बताइए धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सवाल कहता है 2 साल में पैसा, 2 साल में कितना हो गया? मिश्र धन 1860, ये 1860 अमाउंट है, और 3.5 साल में, 3.5 साल में कितना हो गया पैसा बच्चे? 2130। क्या आपने कभी सुना कि जो मूलधन, जो प्रिंसिपल होता है वो बढ़ता है? कभी नहीं सुना होगा। मूलधन जो आज का है 10 साल बाद, 1000 साल बाद भी मूलधन वही रहेगा। बढ़ेगा तो क्या? ब्याज। क्या बढ़ता है? ब्याज।
यानी कि 2 साल में मिश्र धन इतना था, 3.5 साल में इतना हो गया। तो जो ये मिश्र धन बढ़ा कितना, 0, 13 में से 6 गया 7, 10 में से 8 गया 2। जो ये 270 रुपए मिश्र धन बढ़ा, दरअसल ये 270 रुपए ब्याज का होगा। किसका होगा बच्चे, ब्याज का। और इधर जो समय 1.5 साल इंक्रीज हुआ, तो ये 1.5 साल का ब्याज होगा 270 रुपए। क्या होगा बच्चा, 1.5 साल का ब्याज होगा 270 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1.5 साल का साधारण ब्याज 270 रुपए है? तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का आप कहेंगे 270 बटे 1.5, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 15 से जाएगा 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 1 साल का ब्याज आ गया 180, 1 साल का। अब अगर हमें मूलधन, अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए, सामने देखेंगे बच्चे, अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो क्या इस वाले मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दूं मैं, या फिर इस वाले मिश्र धन में से 3.5 साल का ब्याज माइनस कर दूं? मैं क्या करता हूं, आसान, ऊपर वाला है तो 1 साल का ब्याज अगर 180 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 360। तो भैया प्रिंसिपल तो हमें मिल गया कि 1860 में से 360 माइनस कर दो, आपका जवाब आएगा 1500 रुपए। यानी कि मूलधन कितना है, 1500 रुपए, बिल्कुल सही जवाब है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, 1200 वाले, 1500 वाले बचे। अब हमें निकालना है ब्याज की दर। बच्चे ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है मेरे भाई, 180, मूलधन कितना है 1500 और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 से जाएगा पूरा 12 बार। तो आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए 4000 से एक बिजनेस शुरू करता है। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद बी साझेदार में उसके साथ जुड़ जाता है। पहले साल के अंत में, पहले साल के अंत में लाभ ए और बी के बीच क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में बांटा गया। कह रहा है पूंजी में बी का योगदान क्या होगा, पूंजी में बी का योगदान क्या होगा? बताइए। भाई ए ने बिजनेस शुरू किया है कितने रुपए के साथ, 4000 रुपए के साथ। बी कितने रुपए के साथ बिजनेस में आया, नहीं पता, बस बोल दिया बी साझेदार बन गया है। तो बी का जो धनराशि है वो बी ही मान लो। अब बात करते हैं समय की। अगर ए ने बिजनेस शुरू किया उस टाइम बी उसके साथ नहीं था, तो भैया पहली साल के अंत में, यानी कि हम कहेंगे कि बिजनेस जो चला है वो पूरा 12 महीने चला है। जो बिजनेस चला है पूरा वो 12 महीने चला है। तो समय की अगर मैं बात करता हूं तो ए का समय 12 महीने, बी का समय कितना है, देखो बी जो है वो 4 महीने के बाद आया, 4 महीने तक बी उस बिजनेस में नहीं था। तो बी अगर 4 महीने बाद आया तो 12 में से 4 माइनस कर दो, बी का समय 8 महीने है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 3:5 का रेशियो है। आप इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, 3:5 के रेशियो में बना दो। तो 12 चौक 48,000 बटे 8 बी बराबर 3/5। 8 से जाएगा 8 6 48, 6,000, 3 से जाएगा 2,000 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कितना हो गया, 2 पंजे 10,000, कितना हो गया 10,000। तो बी का कितना हिस्सा है जो उसमें लगा, 10,000। ओके, आगे बढ़ो। दो संख्याओं का HCF 18,
योगफल 90, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स? आप मुझे बताइए, अगर संख्या का HCF दिया हुआ है तो क्या मैं संख्या का रेशियो ए बी मान सकता हूं, जहां पर ए और बी क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम। कोई बताएगा मुझे सह अभाज्य क्या होता है? मैंने आपसे क्या बोला? दो संख्याओं का रेशियो ए बी मान लो, जहां पर ए और बी सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आए, या फिर जिनका HCF 1 हो। कोई सा भी तरीके से आप समझ सकते हो। तो भैया HCF 18 है, तो ओरिजिनल संख्या हो जाएगी पहले वाली 18A और दूसरे वाली हो जाएगी 18B। ओरिजिनल संख्या भी आ गई। कह रहा है योगफल 90 है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 18 तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया बराबर 90। तो 18 पंजू 90, यानी कि बच्चा a प्लस बी कितना आ गया? 5। अब आप मुझे बताइए, a प्लस बी अगर 5 है तो कितनी ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनको जोड़ने पर हमें 5 मिलता हो? क्या मैं 1 से शुरू कर सकता हूं? 1 और 4, भाई 1 प्लस 4 मिलकर भी 5 होता है। होता है कि नहीं? क्या 2 और 3 मिलकर भी 5 होता है? 1 से शुरू किया, 1 और 4, 1 के बाद 2 आता है, 2 और 3 मिलकर भी 5। फिर 2 के बाद आता है 3, तो 3 और 2 मिलकर भी 5 होता है। लेकिन ये 3 और 2 पहले रिपीट हो चुका है, यानी कि पहले हम ले चुके हैं 3 और 2 की पेयर को, तो दोबारा हम नहीं लेंगे और आगे कोई पॉसिबिलिटी हम रखेंगे नहीं, क्योंकि सारी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी फिर। तो ऐसे अब आप देखो, इन दोनों में क्या 1 और 4 को प्राइम है, सह अभाज्य होनी चाहिए? हाँ जी सर है। क्या 2 और 3 सह अभाज्य? हाँ जी है। तो ऐसी 2 पेयर पॉसिबल हो जाएंगी। कितनी पेयर पॉसिबल हो जाएंगी बच्चा? ऐसी 2 पेयर पॉसिबल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 2 पेयर्स आर पॉसिबल। इस पे आ जाइए, इसका जवाब बताएंगे जरा। तालिका कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट 12 करोड़ के 5 विभिन्न चैनल में प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। ओके, चैनल प्रतिशत, पब्लिक रिलेशन 15%, इन्वेस्ट इन्वेंट्स इवेंट्स सॉरी 15%, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग 28%, प्रिंट मीडिया 18 और टीवी पर 14%। अब क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं। सवाल है ये यूपीएसआई का ही पूछा गया सवाल है। कह रहा डेटा के आधार पर इवेंट्स और पब्लिक रिलेशन पर संयुक्त खर्चा, किस किस पर? इवेंट्स और पब्लिक रिलेशन पर दोनों को मिलाकर खर्चा, और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्चे के बीच अंतर कितना है? डिजिटल मार्केटिंग पर खर्चा और इवेंट और पब्लिक इन दोनों को जोड़ो, 15-15 30% हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग कितना है? 28%। इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है भाई साहब, 2% है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2%। और 2% किसका निकालना है? 2% जो टोटल हमें दिया हुआ है 12 करोड़ का। टोटल बजट कितना है? 12 करोड़ का। तो 12 करोड़ का 2%, तो 12 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। 3 4 5 6 7, इसका 2% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 दूनी 24, और 24 के बाद में 5 जीरो, तो 5 जीरो का मतलब होता है बच्चा लाख। तो आपका जवाब हो जाएगा 24 लाख। कितना हो जाएगा? 24 लाख। ठीक है। 18वां सवाल देखिए। रवि ने 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 24 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। इसके अलावा कुल दूरी का शुरुआती 1/3 यानी कि 24 किलोमीटर का 1/3 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बची हुई दूरी किसी अलग स्पीड से तय किया। तो 1/3 दूरी तय करने के बाद रवि की रफ्तार क्या होगी? दरअसल सवाल कहता है कि डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर है, और जो समय है
वो है बच्चा 2 घंटे 24 मिनट। समय कितना है? 2 घंटे 24 मिनट का समय है। अब सवाल कहता है 1/3। भाई 1/3 दूरी की रफ्तार तो ये रही, हमें 1/3 से मतलब नहीं है। 1/3 दूरी अगर मैंने अलग कर दी, 1/3 कितना होता है 24 का? 8 किलोमीटर अगर मैंने अलग कर दी, तो बची दूरी कितनी है शेष? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? 24 में से 8 गया, रिमेनिंग डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? रिमेनिंग डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। अब सवाल कहता है कि भैया इसको तो उसने इस रफ्तार से तय किया, तो समय बता सकते हैं हम। तो 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर के लिए रफ्तार कितनी है उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें समय लगा होगा 1 घंटा। तो भैया 1/3 का समय हो गया 1 घंटा। टोटल टाइम 2 घंटे 24 मिनट है। तो समय बचा कितना? 2 घंटे में से 1 घंटा हटा दो, 1 घंटा 24 मिनट बचा। इसको घंटे में ही चेंज कर लो। तो 1+24/60 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 12×2 = 24, 12×5 = 60, 5 एकम 5 और 2 7/5 घंटे। यानी कि जो बची हुई 16 किलोमीटर दूरी है उसके लिए समय बचा है 7/5 घंटे। अब सवाल कहता है तो रवि की रफ्तार कितनी हो जाएगी? रफ्तार होती है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 16, समय कितना है 7/5, ये बटा 5 ऊपर चला जाएगा। तो 16×5 = 80/7 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे सर 11 सही 3/7। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो, जिनको मैं बता चुका हूं कि 40 प्रैक्टिस सेट के बाद ही मैं वन शॉट कराऊंगा, लेकिन जिनको ये लगा है कि नहीं सर हमें तो अभी टॉपिक वाइज करना है, तो मैंने एसएससी जीडी के लिए, वो सेम आपका सिलेबस है, बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस है। एसएससी जीडी के लिए अभी लेटेस्ट में, अभी 10 दिन पहले ही मैंने वन शॉट कराया है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करना वन शॉट स्पेस मैथ्स बाय दीपक सर। तो मेरी वन शॉट 8 क्लास मिलेंगी, ज्यादा नहीं, 8 क्लास हैं 1.5 घंटे की। वहां से आप वन शॉट या टॉपिक वाइज कर लीजिए, ठीक है। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चा? समद्विबाहु त्रिभुज होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस, जिसकी ये दो भुजा बराबर होती है और ये तीसरी भुजा क्या होती है बच्चा? तीसरी भुजा अलग होती है। तो सवाल ने बोला कि असमान भुजा तो 8 है और जो समान भुजा है वो 5 है, ये भी 5 ये भी 5। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। लगाओ ये फॉर्मूला और क्षेत्रफल बता दो कितना होगा। तो b/4 यानी कि 8/4, 4 × a², 5 का स्क्वायर, -b² दैट इज 8²। तो ये जाएगा 2, 5 पूरे 25 चौकू 100, -8 का स्क्वायर 64। तो ये आएगा 2√100 में से 64 गया 36, तो 2 गुणा और 36 का √6 होता है, दैट इज 12। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से जवाब बताओ और फिर टाटा बाय बाय करते हैं। एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ी का एवरेज 72, 22 खिलाड़ी में से 22 में से 10 का एवरेज 80, अगले 5 का एवरेज 75, बचे हुए 5 का एवरेज 55, तो बचे हुए 2 का एवरेज क्या होगा? सीधा योग निकालते चले जाओ। पूरे 22 का एवरेज कितना है? 72। तो पूरे 22 का योग कितना हो जाएगा? 72 दूनी 144, हासिल के 14, 72 दूनी 144 और 14 158, 1584 हो गया योग। क्या हो गया बच्चा? 1584 तो सम हो गया। अब सवाल कहता है इन्हीं 22 में से 10 का एवरेज 80 है, तो 10 का योग कितना हो जाएगा?
10 का योग हो जाएगा 800। फिर कह रहा है अगले 5 का एवरेज 75, तो अगले 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। फिर कह रहा है अगले 5 का एवरेज 55, तो अगले 5 का योग कितना हो जाएगा? 275। तो कितने लोग हो गए? 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो 20 का योग कितना हो गया? आप सबको जोड़ लो। 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 1 14। 1450 हो गया 20 का सम, यानी कि 20 का योग। और 22 का कितना है? 1584। 20 का योग इतना, तो बचे हुए 2 का योग कितना हो जाएगा? बचे हुए 2 का योग ये आएगा 1584 माइनस 1450। तो 4, 8 में से 5 गया 3, 15 में से 14 गया 1। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 134, यानी कि योग और बटे संख्या। तो 2 छिक्कू 12, 2 सत्तू 14। तो बचे हुए 2 का एवरेज कितना आएगा बच्चा? 67 आएगा। और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। ये होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आपके एग्जाम से एक लेवल में ऊपर लेके चल रहा हूं, और बिल्कुल हार्ड लेवल खामखा क्या फायदा, जरूरत ही नहीं है ना। तो जो आपके एग्जाम में आ सकता है उसका भी एक लेवल में ऊपर लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आसान भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी है, और 4-5 क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के भी रखता हूं। तो कल मुलाकात होगी एक और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।